वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 12 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल द जेंडर स्नैपचैट 2022 के बारे में है। अच्छा, ये स्नैपचैट नहीं है, ये तो स्नैपशॉट है। स्नैपचैट तो वो होता है ना जो झूठी झूठी पिक्चर्स खींचता है सारी। ये है द जेंडर स्नैपशॉट 2022। जो प्रोग्रेस है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, उसको इवेल्युएट किया गया इस जेंडर स्नैपशॉट 2022 में और उसे हाल ही में रिलीज किया गया। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि इसको लॉन्च किसने किया। दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, नाम याद रखना है, यूएन वुमेन और यूएन देसा। तो यूएन देसा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। यहां पर देखिए इनका मेन फोकस रहता है एसडीजी गोल 5 के ऊपर, दैट इज ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। मतलब जितने भी जेंडर्स हैं सभी के बीच में एक इक्वलिटी स्टैब्लिश की जाए। अब 2030 तक जो टारगेट है उसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं उस हिसाब से 2030 तक टारगेट मीट होगा कि नहीं, वही इवेल्युएट किया गया। तो यहां पर तो इन्होंने बोल दिया कि अभी तो नहीं लग रहा कि जो काम करने का तरीका है उसके तहत 2030 तक हम अपना टारगेट मीट कर पाएंगे। क्या है इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स? जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं जेंडर इक्वलिटी को स्टैब्लिश करने में हमें 286 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, 286 सालों का समय लगेगा। 2022 के एंड तक लगभग 383 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में होंगी, जो दिन का $1.9 से कम कमा रही होंगी। जबकि अगर हम मेन एंड बॉयज को कंपेयर करें तो उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम रहेगी, दैट विल बी 368 मिलियन। और अगर ये पूरा प्रोसेस और लंबा गया तो इसे रिवर्स करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा और ये हमें उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। जेंडर इक्वलिटी अगर हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, क्योंकि आपकी जो आधी पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वैसे इन्वॉल्व नहीं है जैसे उसे होना चाहिए। 1.2 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स जो रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं 15 to 49 के बीच में, वो ऐसे एरियाज में रह रही हैं जहां पर कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेफ अबॉर्शन नहीं हो पाता है तो उनकी जान को खतरा होता है। वुमन अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन देखें साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो जो भी जॉब्स दुनिया भर में हैं उनमें 10 में से केवल 2 जॉब्स वुमन के पास हैं, गर्ल्स के पास हैं। तो मतलब सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा बताया गया है द जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दारा सिकोह के बारे में है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में दारा सिकोह जी को सोशल हार्मनी के टॉर्च बेरर के रूप में एक्नॉलेज किया। कौन है ये पर्सनैलिटी जिनके बारे में ऐसी बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कही जा रही है? ये मुगल एम्परर शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे और ऐसा लगभग तय था कि शाहजहां के बाद वही गद्दी पर बैठेंगे, वही बादशाह बनेंगे। 1675 में उनके पिता और मुगल एम्परर शाहजहां ने उन्हें क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद ये लगभग तय था कि उनके बाद गद्दी दारा शिकोह जी को ही मिलने वाली है। हालांकि उन्हें उनके छोटे भाई औरंगजेब के द्वारा जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। थ्रोन के लिए जब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, तो अगस्त 30 1659 में उनकी हत्या कर दी जाती है उनके छोटे भाई के द्वारा। दारा शिकोह जी के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें करें तो इन्हें टाइटल दिया गया था पातशाहजादा ए बुजुर्ग मर्तबा, जिसका मतलब होता है प्रिंस ऑफ हाई रैंक। ये एक डेजिग्नेशन था जो डिनोट करता था कि वो सभी प्रिंस में सबसे ऊपर हैं। इस लिहाज से उनका बादशाह बनना स्वाभाविक था। उन्हें ना केवल उनके पिता का समर्थन प्राप्त था, बल्कि उनकी जो बड़ी बहन थी प्रिंसेस जहानारा बेगम, वो भी उनका समर्थन करती थी कि गद्दी उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, ज्येष्ठाधिकार एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है जो हिंदू रूलर्स में अक्सर चलता है कि राजा की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो गद्दी पे बैठ जाएगा। जो मुस्लिम रूलर्स थे उनमें ये सिस्टम चलता नहीं था, इसीलिए जब भी बादशाह की मृत्यु होती थी, सुल्तान की मृत्यु होती थी, तो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी, गद्दी पे कौन बैठेगा, और कई बार ये ब्लडी वॉर में कन्वर्ट हो जाता था। जो वॉर ऑफ सक्सेशन है उसके बाद ये शुरू कब होता है? शाहजहां जब बीमार पड़ते हैं 1657 में, उसके बाद ही गद्दी के लिए आपाजापी स्टार्ट हो जाती है। दारा सिकोह अपने छोटे भाई प्रिंस मुहिउद्दीन से हार जाते हैं, जो बाद में औरंगजेब के नाम पर गद्दी पे बैठता है। दारा सिकोह को एक लिबरल मुस्लिम के तौर पे देखा जाता है, जिन्होंने इस बात पर फोकस किया कि हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस में क्या बातें कॉमन हैं। उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, नॉलेज थी सभी मेजर रिलीजियंस की। पर्टिकुलरली उनका फोकस इस्लाम और हिंदुज्म के ऊपर था। वो एकेडमिक मूवमेंट जो इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग वाले इंडिया में चले, उसके पायनियर के तौर पे भी एक्नॉलेज किए जाते हैं कि दोनों धर्मों में क्या बातें खास हैं।
उन्होंने हमेशा इस बात पर प्रयास किया कि एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाए हिंदुज्म और इस्लाम के बीच में, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इनके बीच में एक हार्मनी रिक्वायर्ड है। मोरलेस वो अकबर जैसे विचार रखते थे। वो कल्चर्स में बीच में एक साथ उन्हें लाना चाहते थे बाय द डायलॉग। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि मजमा उल बहरीन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, यहाँ पे इस्लाम और हिंदुज्म को मिंगल करने की बात करते हैं। सिर ए अकबर, ग्रेट मिस्ट्री, जो उन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस करके लिखा कि हिंदुज्म और इस्लाम को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने ना केवल दोनों ही रिलीजन के बीच में कॉमनैलिटी को डिस्कवर किया, बल्कि ये भी एक्नॉलेज किया कि दोनों ही रिलीजन के जो फाउंडेशंस हैं वो बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि बिलीफ ऑन दी वन रियलिटी एंड वन गॉड। उनका जो आउटलुक था वो प्लूरलिस्टिक था। प्लूरलिस्टिक होने का मतलब ये है कि वो एक्नॉलेज करते थे कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर ही रहना है, और वो जो इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर है उसे एक्नॉलेज करते थे। दारा सिकोह जी को संस्कृत और पर्सियन दोनों ही लैंग्वेजेस की बहुत अच्छी जानकारी थी, इसीलिए वो भारत में इंडियन कल्चर और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर एक की रोल प्ले कर पाए। उन्होंने उपनिषद को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया संस्कृत से पर्सियन में, ताकि जो पर्शियन पॉपुलेशन है वो उसे एक्सेस कर सके और समझ सके। दारा सिकोह जी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था फाइन आर्ट और आर्किटेक्चर में। उनकी एक एल्बम है जो उनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, वो इंडियन आर्ट के ट्रेजर के रूप में माना जाता है। एक रेयर मिनिएचर पेंटिंग है जहाँ पे दिखाया गया है कि वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बैठे हुए हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया है। एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने परी महल गार्डन पैलेस जो श्रीनगर में है और कई सारे अदर मॉन्यूमेंट्स को डिज़ाइन किया। उन्होंने रिसाला-ए हकनुमा, द कंपास ऑफ द ट्रुथ और साथियत, जिसे आप हसानत उल अरिफिन भी कह सकते हैं, या इक्सिर, और इसके अलावा एक और है इक्सिर आजम, इन सभी चीज़ों को लिखा। उन्होंने जुग बशिष्ट और तर्जुमा ए अकवाल ए वासिल को भी लिखा। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, मतलब इतनी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है दारा सिकोह के ऊपर तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप उसे कर ले जाएंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया यूपीएससी में, और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप मुझे दें। आप इस सवाल का जवाब मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन लंदन ब्रिज के बारे में है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अब मोनार्क बन चुके हैं। इन्होंने ब्रिटेन को लगभग 70 सालों तक रूल किया और इस तरीके से वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बन गई पूरे यूके की, ब्रिटेन की हिस्ट्री में। उनके मरने के बाद ही ऑफिशियल सर्कल में एक ऑपरेशन लंदन ब्रिज स्टार्ट कर दिया गया। अभी ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है ये समझिए। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, जिसके लिए एक कोड फ्रेज भी तैयार किया गया, लंदन ब्रिज इज डाउन, ये फंडामेंटली एक फ्यूनरल प्लान है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का, कि जब उनकी डेथ अनाउंस होगी तो वो कैसे होगी, ऑफिशियल मॉर्निंग मतलब शोक कैसे व्यक्त किया जाएगा, और डिटेल्स जो हैं स्टेट फ्यूनरल की वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएंगी। ये सारी बातें इस ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत ही कंडक्ट की जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज का जो प्लान है वो 1960s में डेवलप किया गया और उसे समय समय पर बदला गया। अच्छा, कितना अजीब है ना, मतलब महारानी मरी नहीं है लेकिन उनके मरने के बाद क्या होगा उसकी प्लानिंग शुरू हो गई। आप देखो तो 1952 में तो वो गद्दी पे ही बैठी थी जब उनकी उम्र महज 25 साल की थी, और 1960s में इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि मरेंगी तो क्या करना है। खैर, ये प्रिपरेशन होती है, एक रॉयल प्रिपरेशन होती है कि अगर मोनार्क की मृत्यु होती है तो क्या होगा। सीधा सा मैकेनिज्म ये होता है कि जो सेक्रेटरी होंगे वो कॉल करेंगे, ठीक है, और वो जब कॉल करेंगे तो वो एक फ्रेज बोलेंगे, लंदन ब्रिज इज डाउन। इसका मतलब साफ है कि महारानी की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को उन सभी लगभग 12 ऐसे देश हैं जहां पर उन्हें हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, क्वीन को, उन तक ये जानकारी एक सीक्रेट लाइन से पहुंचाई जाएगी कि हाँ जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो अब नहीं रही हैं। इसके बाद कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ हैं उन तक जानकारी आएगी, इंक्लूडिंग इंडिया, चूंकि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। फिर बाकी देशों में, फिर जो बीबीसी है वो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू करेगा। जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे रिपोर्टिंग करने वो ब्लैक ड्रेस में होंगे, उनकी जो स्ट्रिप है वो ब्लैक होगी, कॉमेडी शोज़ नहीं चलेंगे, नेशनल मॉर्निंग होगी, सब कुछ बंद रहेगा, ये स्टॉक मार्केट बंद रहेगा,
बैंक बंद रहेगा, ये सब कैसे होगा, इसी चीज को पूरा प्लान किया गया ऑपरेशन लंदन ब्रिज में, उसे ही कंडक्ट किया गया। इसमें एक देखिए लंदन एक ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी इसमें प्लान किया गया था, जिसमें ये भी डिटेल्स थी फंडामेंटली कि अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु स्कॉटलैंड में होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इस ब्रिज ऑपरेशन लंदन ब्रिज का पार्ट है, यू मस्ट नो। अगर कुछ ऐसा आता है तो ऐसा लगे कुछ बहुत स्पेसिफिक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी के बारे में है। एनपीटी का रिव्यू कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुआ है न्यूयॉर्क में, हालांकि वहां पे कुछ ढंग का आउटकम निकला नहीं। रशिया का ऑब्जेक्शन रहा फंडामेंटली इस पूरे कॉन्फ्रेंस के ऊपर। एनपीटी देखिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जहां पे इस बात की कोशिश की जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन टेक्नोलॉजी को स्प्रेड होने से रोका जाए और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पज से किया जाए। कब आया ये एनपीटी? एनपीटी को साइन किया गया था 1968 में और ये 1970 में इफेक्टिव हुआ। वर्तमान में इसमें 191 मेंबर्स हैं, बिल्कुल फंडामेंटल फैक्चुअल बातें हैं। 1968 में आया, 70 में लागू हुआ, 191 मेंबर्स वर्तमान में हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है मैं भी आपको बता दूंगा। यहां पर देखिए अगर कोई कंट्री एनपीटी का हिस्सा बनती है तो उन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी प्लान्स ड्रॉप करने होंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं रखेंगे। ये एकमात्र ऐसा बाइंडिंग कमिटमेंट है किसी भी मल्टीलैटरल ट्रीटी में जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के डिसआर्मामेंट की बात करता है। गोल यही है कि आप हथियार रखोगे ही नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे एक्नॉलेज किया गया है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए थे। तो मतलब ये 5 देश लीगली न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं अंडर दिस एनपीटी। इसके बाद जिस भी देश ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किए हैं वो इलीगली एक्वायर किए हैं। तो मतलब 5 जो परमानेंट सीट्स हैं, जैसे आप कौन से 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन उसके पहले आ गए थे? यूएसएसआर आ गया था, जिसके पास रशिया है, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। तो ये 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, बाकी सब इलीगल हो गए। इस बात पर आपत्ति है इंडिया को, पाकिस्तान को, तो इन लोगों ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया का स्टैंड वही है कि जो 5 कंट्रीज हैं केवल वही क्यों न्यूक्लियर वेपन रखेंगे। इसीलिए कई सारे देशों ने इसको साइन नहीं किया, जैसे पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान। इंडिया तो है ही। तो साउथ इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने तो पहले साइन किया था, बाद में विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और अभी तो उन्होंने कुछ समय पहले खुद को डिक्लेयर भी कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और इसे हम रिवर्स नहीं करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बना भी लिया है और खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया हमेशा से एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानता रहता है, इसीलिए इंडिया ने कभी इसको साइन नहीं किया। और डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 5 देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन क्यों रहेंगे। ऐसी क्या बुराई है बाकी के लोगों में जिन्होंने बाद में बनाए हैं? और अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना तो फिर सब छोड़ दो ना। मतलब आप 5 क्यों रख के रखोगे? आप लोग भी छोड़ दो। बाकी इंडिया तो हमेशा से कहता है कि सब लोग छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे। तो ये मामला है एनपीटी का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायमंड लीग के बारे में है। नीरज चोपड़ा जी बहुत हाईलाइटेड हैं, वो एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल करते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की जब उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल को ज्यूरिख में यानी कि स्विट्जरलैंड में जीत लिया और खिताब हासिल कर लिया। डायमंड लीग एक टॉप एथलेटिक चैंपियनशिप है जिसे इसके पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से पुकारा जाता था। 2010 में इसको शुरू किया गया। इसमें 32 इवेंट्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं इसमें एथलेटिक्स के। डायमंड लीग एक एक्सपोजर देता है सभी एथलीट्स को पूरी दुनिया भर में कि वो आएं और दिखाएं कि उनमें क्या स्किल है। रशिया को इसके बाहर कर दिया गया मार्च 2022 में ही, क्योंकि यूक्रेन के साथ वो लड़ाई में है। 2022 में इसका 13th सीजन रहा डायमंड लीग का। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करें तो इंडिया की ओर से इस प्रेस्टीजियस डायमंड ट्रॉफी को जीतने वाले ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने 88.44 मीटर का जेवलिन थ्रो किया और इस लिहाज से वो पहले इंडियन बन गए। आपको याद ही होगा 2021 में उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड उन्होंने जीता 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता 2018 में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता 2022 में। तो कई सारे खिताब उनके नाम हैं। डायमंड ट्रॉफी में अवार्ड मिला है $30,000 का। एडिशनली उन्हें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दे दी गई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो हंगरी में बुडापेस्ट में होने वाली है 2023 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में है। कई सारे राज्य कंसीडर कर रहे हैं कि इसे 30 सितंबर के बाद भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कोविड का समय आया था, लोग बड़ी परेशानी में थे, तो सरकार ने प्लान बनाया और लॉन्च किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका एक बहुत स्पेसिफिक फीचर ये था कि सभी परिवारों को जो अनाज मिलता है वो दोगुना मिलेगा और जो दोगुना अनाज उनको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इनिशियली इसे 3 महीनों के लिए अनाउंस किया गया था, अप्रैल से जून 2020 के बीच में, कोविड के डिस्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। हालांकि इसे समय समय पर बढ़ाया जाते रहा। इसमें 1.70 लाख करोड़ का पैसा खर्च करने का प्लान बनाया गया था और अभी इसे सितंबर 2022 तक के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। वही न्यूज़ है कि कई सारे राज्य कोशिश कर रहे हैं कि इसे और एक्सटेंड कर दिया जाए। पर्पस यही था कि जो गरीब लोग हैं उनके हाथों में कुछ पैसा रहे, खाना रहे।
जो कोविड की डिफिकल्टीज हैं वो उनके लिए थोड़ी कम हो जाएं। जब इसे लॉन्च किया गया था तो क्या बेनिफिट्स ऑफर किए गए थे, मैं तब की बात बता रहा हूँ। 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया था उन सभी हेल्थ वर्कर्स को जो कोविड-19 के लिए लड़ रहे थे। 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको 5 kg राइस या व्हीट और 1 kg प्रेफर्ड पल्स यानी कि दाल फ्री दिया जाएगा 3 महीनों के लिए। बाद में इसे बढ़ाया गया। जो लोग हिस्सा हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि टीपीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है पीएचएच राशन कार्ड होल्डर्स, इन सभी लोगों को इसमें कवर कर लिया गया। 20 करोड़ वो महिलाएं जिनके पास है जन धन अकाउंट, उन्हें 500 रुपए पर मंथ देने की बात भी की गई थी 3 महीनों के लिए। तो ये तो कुछ कंपोनेंट्स रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अजंता केव्स के बारे में है। अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो डिटोरिएट हो रही हैं, खराब हो रही हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट और फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है इंडिया के एंशिएंट आर्ट का। उसमें थ्रेट है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि समय बीतता जा रहा है, इसलिए है क्योंकि विजिटर्स बहुत बड़ी संख्या में वहां पे जा रहे हैं, तो इसलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है इन पेंटिंग्स के ऊपर, तो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। अजंता पेंटिंग के बारे में जानिए, अजंता केव्स के बारे में जानिए। अजंता जो है वो सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है, इसमें कोई एक केव नहीं है। सह्याद्री रेंज जो वेस्टर्न घाट है वहां पर जो वघोरा रिवर है औरंगाबाद के नजदीक में महाराष्ट्र में, उसी के नजदीक में अजंता केव्स हैं। इनकी संख्या 30 है। मैप में लोकेशन देखना चाहते हो तो देखो यहां पर आपको अजंता केव्स मिलेंगी। वो कुछ इस स्ट्रक्चर में है, जैसे ये नदी बह रही है ना, इस नदी के किनारे किनारे पर ये 30 केव्स बनाई गई हैं। अगर आप केव बना रहे हो तो पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, तो ये 30 केव्स बिल्कुल इस नदी के किनारे पर बनाई गई हैं। और नदी कौन सी है? बघोरा रिवर, ठीक है। ये जो 30 केव्स हैं, इनमें कुछ केव्स हैं जो पूरी तरीके से बन नहीं पाई हैं, अनफिनिश्ड हैं। इसमें से 5 हैं चैत्या। चैत्या प्रेयर हॉल होता है जहां पे जाकर प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और विहार इज द मोनेस्ट्री जहां पे जो मॉन्क्स थे वो रहा करते थे। इसे कब बनाया गया? 2 फेजेस में ये बनी है। सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास बनी है पहले फेज में, आप देखो तो सेकंड फेज में ये 400 से 650 सेंचुरी के बीच में बनी है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड सेंचुरी बीसी या फर्स्ट सेंचुरी बीसी में बनी है वो तो बनी है सातवाहनास के समय में। सातवाहनास के समय में एक बनी है, दूसरा ये बनी है गुप्तास के समय में। तो 2 फेज में ही बनी है, सातवाहनास और गुप्तास के पीरियड में इसको बनाया गया है। अजंता केव्स का रेफरेंस आपको जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर रहे हैं फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इंडिया में आए थे, और वीनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में इंडिया में आए थे, इन लोगों के अकाउंट्स में भी इन केव्स का जिक्र मिलता है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा, जब उन्हें अचानक से एक हॉर्स शू शेप्ड रॉक मिल गया जब वो टाइगर को हंट करने गए थे। देन ही एक्सप्लोर्ड और उन्हें ये केव्स मिली। यहां पर फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, ये फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक होती क्या है? आर्ट एंड कल्चर में आपने मे भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो गूगल करिए, पढ़िए, चाहे जो करिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्योंकि एक बार आपने बता दिया तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक क्या होती है। तो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, उसका जवाब आपको देना है। दूसरा, फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक क्या होती है ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर रेड कलर की आउटलाइन का इस्तेमाल किया गया है और आपको ब्लू कलर की कमी देखने को मिलेगी इन पेंटिंग्स में। तो कई बार स्पेसिफिकेशन पूछी जाती है, वो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मेनली ये जो पेंटिंग्स हैं बुद्धिज्म को डिपिक्ट करती हैं, बुद्धा की लाइफ और जातक स्टोरीज, जो उनकी पास्ट लाइफ स्टोरीज हैं उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। जातक स्टोरीज को वही बोलते हैं जो पिछले जन्म की उनकी कहानियां हैं। इस साइट को प्रोटेक्ट किया गया है इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और 1983 से ही ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जो सेक्रेटरी जनरल हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, उनके साथ। ये एक मैकेनिज्म है कंसल्टेशन का कि कैसे इंडिया और GCC आपस में बातचीत करेंगे मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए। द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, इसका एक दूसरा नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें जो देश शामिल हैं वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE। अगर देशों की संख्या कम है तो आप जरूर से उनके नाम जानते रहिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, UAE, तो आप इनके नाम जरूर से जानते रहिए, ठीक है। तो ओमान भी है, आपने देख ही लिया मैप में। जो काउंसिल का हेडक्वार्टर है वो रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। इसे एक चार्टर के माध्यम से बनाया गया था 1981 में, जो 25 मई को साइन किया गया था। उसी के बाद GCC को फाउंड कर दिया गया। आइए रिवीजन करते हैं। द जेंडर स्नैपशॉट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है। शुद्ध रूप से गलत है, मैंने आपको बताया था UN वुमेन और UN देसा इसमें शामिल हैं। दाराशको, इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं मजमाउल बहरीन और सिर अकबर, एकदम सही बात है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल नहीं है, और क्यों नहीं है आप जानते हो। अजंता केव्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाए हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 फेज में बना है। पहला फेज सातवाहनास के समय में बना था और दूसरा गुप्तास के समय में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। चलो ये सेशन तो यहाँ पे समाप्त हो गया। आपको PDF मिल जाएगी ओनली के टेलीग्राम चैनल पे। ये QR कोड स्कैन करके भी आप वहां पे जा सकते हो, तो जाइए PDF डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।